नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ये जो है बिहार आकलन परीक्षा में 2 बार आया था, समझे। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा के प्रथम बैठक। अगला है, संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, या कोई नहीं? तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपको कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो है आपको संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा में 2 प्रकार के अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ, एक अस्थायी और एक 2-3 दिन बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार प्रश्न आया है। कई बार? 101 बार आया है। ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? देखिए, अस्थायी थे, अब उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या कोई नहीं? तो ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? संविधान जब निर्माण होने लगा तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम किसका माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो देखिए, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब प्रस्तुत किया गया था? एकदम देखिए, ये सब सारे आपके टेक्स्ट बुक का ही है। ठीक ना, अब बार बार यही सब प्रश्न आ रहा है टेक्स्ट बुक से। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या कोई नहीं? तो देखिए, इसका जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ठीक है, अगला है, देखिए, यहाँ पर नोट्स भी आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए, नोट्स आप लोगों को बना दिए हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया है। और 11 दिसंबर 1946 को देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें 11 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, 11 हो गया। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो याद रखिए 9, 11 और 13 दो का चल रहा है। ठीक है, तो 9 को पहली बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, 11 को दूसरी बैठक, 11 को बैठक हुआ, फिर उसमें जो क्या हो गया तो आपको अस्थायी अध्यक्ष, और 13 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8। तो देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या? 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 5001 बार प्रश्न पूछा गया। जौन एग्जाम में जाइएगा तौने में पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। देखिए केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम दे रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो है 101% प्रश्न भिड़ने की गारंटी है। तो जितने भी लोग हैं सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपकी परीक्षा होगी ही होगी, और वो परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये नोट्स परचेज कर लेना है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, और इसी चैनल पर से सारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है। इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो आपका कब था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? ये देखिए 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। कितना बार बता दे रहे हैं? 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एकदम पक्का याद रखिएगा, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए आज हम राजनीति शास्त्र 6 to 8 के लिए राजनीति शास्त्र और 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारा चीज आपको भिड़ने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950। देखिए आप लोग जब किताब में देखते होंगे शिक्षक बंधु, तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना बच्चों को गाने के लिए कहा जाता है, प्रस्तावना बोलने के लिए बोला जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो उसमें लास्ट में देखते होंगे हम भारत के लोग भारत को करते हैं एक संपूर्ण, तो क्या लिखा होता है लास्ट में? आज हम 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत नारा लगाते हैं कि ना लगवाते हैं? लगवाते हैं ना। तो वही है 26 यहाँ पर क्या है? 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को यहाँ पर क्या करते हैं? एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। आप लोग कहते हैं तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ। देखिए वहां पर क्या किया गया? आपको सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का संविधान जब लागू हुआ वो था आपका 26 जनवरी 1950, और उसी दिन से भारत क्या घोषित हो गया? गणतंत्र घोषित हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 501 बार प्रश्न देखिए आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है, चलिए अगला होगा, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ठीक है,
तो देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है आपका, यहाँ पर बताइएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति है। कौन है आपका, राष्ट्रपति है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ये प्रश्न जो है ना 5001 बार पूछा गया है, बहुत हल्का लेकिन बार बार आता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आपको यहाँ पर जो जाना जाता है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो आप सभी को याद है वो हो गया आपका ए ऑप्शन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, सारा प्रश्न आपके जो है यहाँ पर जेटेट में भी देखिएगा तो पूछा गया था, और बिहार आकलन में ये सब प्रश्न जो है दो बार आया है जी, एक बार नहीं दो बार आया है। और छत्तीसगढ़ में भी मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है, बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा या कोई नहीं ना। मरांग गोमेक के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है। ठीक है, तो बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, किसको जाना जाता है, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मरांग गोपेंग के नाम से यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और ये आपका बहुत बार ये भी प्रश्न आने लगा है। ये देखिए बीच बीच में इसमें झारखंड भी आपको पढ़ना है, सारा चीज झारखंड के बारे में आपको किताब में ही दे दिया है, तो झारखंड भी इसी में आपका चल रहा है। ठीक है, तो जो झारखंड से आएगा उसको हम नोट्स के रूप में आपको देते जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर ये मरांग सिंह गोपेंग यानी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है। 1928 ईस्वी में एमस्टर्म ओलंपिक जीते थे और 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किए थे। ये कौन किए थे, तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा ना। अगला देखिएगा, छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। ये भी प्रश्न अभी तक 6 बार आया है आपका, क्या बार आया है, 6 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है झारखंड में। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, रीता फारिया या नीलांबर पीताम्बर। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जो है आपको जाना जाता है बाबू राम नारायण सिंह, बाबू राम नारायण सिंह। ठीक है, अगला, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने दिया, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं आपको बताना। ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए सरकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं आपके 3 अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। वो सारा नीचे है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसमें सरकार का अंग है, सरकार का इसमें कौन कौन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। तो ये तीनों अंग है और तीनों अंग जो है यानी सभी होगा, क्या होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सरकार के कौन कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। तो देखिए सरकार का जो अंग होता है विधायिका, वो क्या करती है, कानून बनाती है। क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है। विधायिका के अंतर्गत कौन आता है, संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो विधायिका के अंतर्गत जो है दोनों आता है, ए और बी दोनों, यानी संसद भवन और विधानमंडल दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी किनका होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको लागू कौन करवाता है, तो यहाँ पर कार्यपालिका करवाता है। कौन करवाता है, आपको कार्यपालिका की तरफ से करवाया जाता है। सरकार की प्रशासनिक इकाई है, सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं, कौन है। ठीक है, सरकार के प्रशासनिक इकाई कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार जो है इसका
मुख्य रूप से करना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो शिक्षक का जो व्यवहार देखता है बच्चा, वही यहाँ पर क्या करता है, सीखता है, जिससे नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो विद्यार्थी के मध्य किसका बढ़ावा देगा, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को, किसको देगा। तो एक अच्छा अध्यापक जो होगा वो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे कि देश और समाज आगे चल सके और लोगों को यहाँ पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को सहयोग कर सके। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा, इसमें जो ऑप्शन उसके अनुसार सहयोग की भावना हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना और सिखाना, और बौद्धिक विकास। ठीक है, तो देखिए, जो शिक्षक होते हैं उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर इम्प्लीबल है जो उद्देश्य है, वो आपका होता है यहाँ पर, देखिए, वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी यदि आप शिक्षक हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जिसमें हर क्षेत्र में बच्चा का विकास हो, सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं हो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से शुरू किया गया, 2000, 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए देखिए, यदि आप लोग शिक्षक बंधु हैं तो आपका बहाली जो शुरू किया गया था वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो 2001 ईस्वी है। ठीक है, चलिए, शिक्षक किस कारण से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। मतलब यदि आप शिक्षक हैं और शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं तो उसका कारण क्या होता है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा चीज है, अगर हम शिक्षण के क्रम में सहायक उसका सामग्री का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यहाँ पर जो हो जाता है उसका होता है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। क्या करते हैं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। मतलब पाठ्यचर्या जो हम लोग लेसन प्लान करते हैं उस कार्य को क्या माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषता कार्य नहीं है, एक आध्यात्मिक विशेषता कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सी है, एक अत्यधिक विशेषक कार्य है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण के कार्य को एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कहाँ पर किया जाना चाहिए विद्यार्थियों की प्रशंसा। ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार और बिहार आकलन में आया हुआ प्रश्न है ना। एकांत में करना चाहिए, अलग में करना चाहिए, लोगों के बीच में करना चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। तो देखिए, अगर विद्यार्थियों को प्रशंसा आपको करना है तो वो जो है आपको किसके बीच करना चाहिए, लोगों के बीच में करना चाहिए। किसके बीच में करना चाहिए, लोगों के बीच में करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा लोगों के बीच। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो देखिए, छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, सतत मूल्यांकन का। ठीक है, सतत मूल्यांकन जो हम लोग का चलता है वही यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। इनमें से कौन मानक मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या प्रतिवर्ती। ठीक है, तो इनमें से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता भी मानव विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती जो है ये सिद्धांत नहीं है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिवर्ती हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है, पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, या दोहराने की प्रवृत्ति। तो देखिए, वो जो बच्चा होता है ना उसमें क्या होता है, जिज्ञासा होता है। ऐसे बच्चों में शुरू में जिज्ञासा होता है कि इसको देखते कि क्या है इसमें अंदर क्या नहीं है, इसलिए उसको तोड़ देता है और उसको देखते रहता है, खेलते रहता है। तो इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाता है।
बुद्धि का संबंध किससे है? आकार एवं वृद्धि का संबंध किससे है? ये लिखा हुआ है वृद्धि का संबंध किससे है? आकार एवं भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है? आकार और भार दोनों होता है, तभी पता चलता है। जब आकार बढ़ा तो उसका कुछ भार भी बढ़ जाता है। तो वृद्धि का मुख्य रूप से संबंध जो है वो आकार और भार दोनों से है, आकार और भार दोनों से है। अगला, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए सुंदरता भी अनुभव की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। किसी को इसके बारे में जो है नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ आप देख के, कभी कभी आप बाजार या कहीं जाते होंगे तो सिर्फ देख करके ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं किसी किसी महिला को ना, या कोई महिला भी पुरुष को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है, लड़का लड़की को देख के। तो इसका मतलब क्या है? अब उसके अंदर कितना बड़ा इसके लिए सोच चल रहा है वो दिखा नहीं सकती है। क्या उसके प्रति सोच चल रहा है वो सिर्फ अनुभव कर सकती है। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है।